हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस किया था MZ-007 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आज हम फिर से वीडियो लेके आ गए। क्वेश्चन नंबर 14 से आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14, डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट मतलब वो वेस्ट जो इंडस्ट्री और हमारे घर के हाउस होल्ड वेस्ट को मिला करके बनते हैं, उनको हम लोग सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट बोलते हैं। दीज आर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू वाटर पॉल्यूशन। ये वाटर पॉल्यूशन के मेजर कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑफन कंटेन्स हैजर्डस मटेरियल्स सच एज हैवी मेटल, टॉक्सिक केमिकल्स, डाइज, पेस्टिसाइड, सॉल्वेंट्स। डिस्चार्जिंग अनट्रीटेड वेस्ट इनटू वाटर बॉडी सीवियरली हार्म एक्वाटिक इकोसिस्टम। ये एक्वाटिक इकोसिस्टम को बुरी तरह से हार्म करती है, कंटामिनेट करती है, प्रदूषित करती है ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस एंड कॉजेज डिजीज, और बीमारियां फैलाती है। टू मिटिगेट दीज थ्रेट्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स यूटिलाइज अ कम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, केमिकल, थर्मल एंड बायोलॉजिकल मेथड। इन सारे चीज़ों को मिटिगेट करने या फिर सॉल्व करने के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लाया गया, जिनमें बहुत सारे मेथड्स को कंबाइन किया जाता है। फिज़िकल मेथड, केमिकल मेथड, थर्मल एज वेल एज बायोलॉजिकल मेथड को, जिससे हम सीवेज, स्लज और इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट कर सके डिस्चार्ज करने से पहले। इसमें सबसे पहला ट्रीटमेंट आता है आपका केमिकल ट्रीटमेंट। सबसे पहला ट्रीटमेंट इज आवर केमिकल ट्रीटमेंट, फर्स्ट ट्रीटमेंट। दिस ट्रांसफॉर्म हैजर्डस मटेरियल्स इनटू लेस टॉक्सिक सब्सटेंस। की मेथड्स इंक्लूड आयन एक्सचेंज, जिसमें स्वैपिंग ऑफ चार्जेस टू फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स का प्लस एंड माइनस चार्ज को स्वैप किया जाता है ताकि उसका रिमूवल आसानी से हो सके। केमिकल प्रेसिपिटेशन यूजिंग कोएगुलेंट्स एंड फ्लोक्यूलेंट्स टू मेक कंटामिनेंट्स इनसॉल्युबल, ताकि कंटामिनेंट्स को इनसॉल्युबल बना सके, ताकि वो पर्टिकुलेट मैटर से सेपरेट हो सके आसानी से। न्यूट्रलाइजेशन, रिएक्टिंग हैजर्डस केमिकल विद स्पेसिफिक रिएजेंट्स यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड टू न्यूट्रलाइज सल्फ्यूरिक एसिड टू लोअर देयर रिएक्टिविटी एंड टॉक्सिसिटी। एडवांस्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस AOP, इस पॉइंट को जरूर लिखिएगा। यूजिंग पावरफुल ऑक्सीडेंट्स टू ब्रेक डाउन नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। सेकेंड पॉइंट इज physical treatment. These methods separate solid from water without altering their chemical structure. Moving on to next point, filtration. Passing water over activated carbon, resin or various membranes. Methods include green sand filtration, microfiltration, ultrafiltration and nanofiltration. Reverse osmosis RO, जिसको हम लोग बोलते हैं RO का पानी, मतलब उसमें ऑस्मोसिस को रिवर्स प्रोसेस में, जो ऐसे ऑस्मोसिस होता क्या है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ particulate from higher concentration to lower concentration through a semi permeable membrane। लेकिन यहाँ रिवर्स ऑस्मोसिस में ये किया जाता है कि वाटर का मूवमेंट हम लोग लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन करते हैं अंडर प्रेशर टू रिमूव अप टू 99.9% बैक्टीरिया, डिजॉल्व सॉल्ट्स एंड टाइनी contaminants। Separation using gravity for sedimentation or dissolved air flotation. Third point, thermal treatment. Thermal means heat के थ्रू जो हाई टेम्परेचर दे करके जो हम लोग करते हैं उसको थर्मल ट्रीटमेंट बोला जाता है। इंसिनरेशन कर सकते हैं, पायरोलाइसिस कर सकते हैं। इंसिनरेशन इज हाई टेम्परेचर प्रोसेस दैट बर्न हैजर्डस केमिकल इन स्पेशलाइज्ड फर्नेस रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम एंड टॉक्सिसिटी। एंड पायरोलाइसिस मीन्स हीटिंग हैजर्डस मटेरियल इन ऑक्सीजन डिप्राइव्ड स्टेट, मीन्स एनारोबिक कंडीशन में, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट होगा या फिर ऑक्सीजन डिप्राइव्ड स्टेट में विद इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो केमिकल डिकम्पोजिशन करते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, पायरोलाइसिस बोलते हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, दिस मेथड यूजेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेनली बैक्टीरिया एंड फंजाई to break down organic compound in wastewater. These microbes convert biodegradable matter into simpler non-toxic substance and biomass. Membrane bioreactors combine this biological treatment with membrane filtration for highly effective pollutant removal.
Question number 15. Explain the phenomenon of biomagnification with a suitable example like DDT accumulation in food chains. ये short note में पूछा जा सकता है. DDT accumulation in food chains. That is biomagnification. It is the process by which concentration of toxic substance or chemical increase at each successive level of a food chain. हर level में toxic substance का बढ़ना. While bioaccumulation refers to the buildup of a toxin within single organism over its lifetime, biomagnification occurs as organisms at higher trophic level consume multiple prey items containing these accumulated toxins, causing the concentration to multiply rapidly as it moves up the food web. For a chemical to be biomagnified, it must be persistent, non-biodegradable, and highly soluble in lipid fats rather than water. For a chemical to be biomagnified, एक chemical को biomagnified होने के लिए उसको persistent होना होगा and highly soluble in lipid and fat than water. Because organisms cannot metabolize or easily excrete this compound, they remain locked in their fatty tissues. ये fatty tissues में lock हो जाते हैं. Biomagnification is especially pronounced in aquatic food chains. ये ज़्यादा देखने कहाँ मिलता है? ये ज़्यादातर aquatic food chains में देखने को मिलता है because they consist of more trophic levels than terrestrial food chains. Example, DDT in aquatic food chain. DDT full form dichlorodiphenyl trichloroethane provides a classic example of biomagnification. It enters an estuary ecosystem at an extremely low concentration in the water. Phytoplankton absorb DDT. Phytoplankton मतलब वो प्लैंक्टन्स वो प्लांट जो वाटर में या जो प्लैंक्टोनिक प्लांट्स होते हैं जो एक्वाटिक रीजन्स में पाए जाते हैं उनको हम लोग फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं. दे एब्जॉर्ब द डीडीटी फ्रॉम द वाटर. जू प्लैंक्टन देन कंज्यूम वास्ट अमाउंट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन. जू प्लैंक्टन जो है वो फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर डिपेंड करता है कंसनट्रेटिंग डीडीटी इनटू द टिश्यू और ये डीडीटी अब उनके टिश्यू के अंदर चले जाते हैं. स्मॉल फिश जो होते हैं ये जू प्लैंक्टन को कंज्यूम करते हैं तो फिर से डीडीटी का कंसनट्रेशन जो है एक इस लेवल में बढ़ते गए. फिर लार्ज फिश जो है ये स्मॉल फिश को कंज्यूम करते हैं जिसके चलते उनका डीडीटी लेवल जो है वो बढ़ जाता है. फाइनली जो टॉप प्रेडेटर्स होते हैं या फिश ईटिंग जो बर्ड्स होते हैं वो फीड करते हैं तो ये जा करके उनके इंटेस्टाइन्स में जमा हो जाते हैं टॉक्सिन्स के फॉर्म में. द कंसनट्रेशन इन दीज बर्ड्स कैन रीच एट हाईली टॉक्सिक 25 पार्ट्स पर मिलियन. ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन. At these magnified concentrations, the non-degradable pollutants cause severe impact, including early death by poisoning. इससे अर्ली डेथ हो जाएगा, प्री मैच्योर डेथ हो जाएगा, इंडिविजुअल्स वीक हो जाएंगे एंड ड्रास्टिक रिडक्शन इन रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल. और उनका जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है, ब्रीडिंग कैपेसिटी है, वो काफ़ी कम हो जाएगा. यहाँ डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझाया गया है फेनोमेनन ऑफ बायोमैग्निफिकेशन. ये फाइटोप्लैंक्टन्स देन जू प्लैंक्टन्स इनको कंज्यूम करेंगे तो डीडीटी का लेवल जो है इनमें बहुत बढ़ जाएगा. फिर अगेन इस लेवल में बढ़ते 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 वो जो कंज्यूमर तक जाते जाते उनके एग लेइंग टिश्यूज़ में जमा हो जाएंगे और उनका ब्रीडिंग कैपेसिटी काफ़ी कम हो जाएगा. कैटेगरी 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. Now question number 16, differentiate between grazing and detritus food chain with suitable. ये very important question. Grazing and detritus food chain. ये within an ecosystem, terrestrial और aquatic, two major types of food chains operate. दो तरह के food chain operate करते हैं. एक होता है आपका grazing food chain, दूसरा हो जाता है आपका detritus food chain. These are the grazing food chain and detritus food chain. First of all, we will discuss about grazing food chain. The food chain begins with green plants. Autotrophs are producers at its base. Its initial source is solar radiation. मतलब शुरुआत होता है यहाँ पे सन से. Consumers, the primary consumers are herbivores which directly feed on the living tissues. These are eaten by secondary consumer. इनको कौन consume करता है? प्राइमरी पहले जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स को प्राइमरी कंज्यूमर से देन सेकेंडरी कंज्यूमर. लेंथ, ओशन ग्रेजिंग फूड चेन्स आर अमंग द लॉन्गेस्ट हैविंग अप टू 5 लिंक्स. ओशन ग्रेजिंग फूड चेन सबसे लंबे होते हैं अप टू 5 लिंक्स. फॉरेस्ट ग्रेजिंग फूड चेन्स आर रिलेटिवली शॉर्टर. जो फॉरेस्ट ग्रेजिंग होते हैं वो काफ़ी शॉर्ट होते हैं, यूजुअली कंप्राइजिंग 3 to 4 लिंक्स. एग्जाम्पल्स, कैटल,
grazing on pastoral land or simple chain grass, grasshopper, frog and snake. This is the grazing food chain, which is the common food chain which is occurring. Next come detritus food chain. Detritus food chain is the food chain which starts from dead and decaying organic matter of plant and animal, commonly known as detritus. Consumers in this food chain are detrivores or saprotrophs, which feeds on the dead and decaying matter, which feed on the degrade the dead organic matter. Dominance while present in all ecosystem, detritus food chain dominate in forest ecosystem. इसकी ज़्यादातर डेंसिटी या फिर ज़्यादातर मात्रा ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखने को मिली है. एंड सैलो वाटर कम्युनिटीज़ वेयर अ मैसिव अमाउंट ऑफ लीफ लिटर मीन्स जो वेस्ट मटेरियल होता है एंड डेड मैटर एक्यूमुलेट्स. इकोलॉजिकल रोल, अगर डेट्रिटिवोर्स या जो डिकम्पोजर्स नहीं होते तो आज शायद गंदगी भर चुका होता. तो दे आर एसेंशियल फॉर सेल्फ सस्टेंस ऑफ द इकोसिस्टम एज द ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर एंड दे ऑल्सो रिटर्न द वाइटल न्यूट्रिएंट. जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको वापस करना अर्थ को, ये काम डेट्रिटिवोर्स का होता है या सैप्रोट्रॉप्स का होता है, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को फुल्ली ब्रेक डाउन करके जो उनका ऑर्गेनिक मैटर होता है वो अर्थ को रिटर्न कर देते हैं. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है. प्रोड्यूसर्स, ये ग्रेजिंग फूड चेन है जहाँ पे सबसे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉप्स हो गया आपका प्रोड्यूसर, देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी एंड इस तरह से फूड जो पिरामिड है वो बढ़ते जा रहा है. जो नॉर्मल फूड चेन हमारे चलते रहता है दैट इज़ ग्रेजिंग फूड चेन. एंड डेट्रिटस फूड चेन कंपोज्ड ऑफ डेट्रिटस मीन्स द लीफ लिटर विच इज़ कंज्यूम बाय डिकम्पोजर्स, देन कार्निवोर्स, देन अपर लेवल कार्निवोर्स इसको इस तरह से कंज्यूम कर जाते हैं. Moving on to question number 17, discuss the concept of ecological pyramid. Very important, उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ. ये बिल्कुल करके ही जाना है, मोस्ट चांसेस रहता है आने का. इकोलॉजिकल पिरामिड, कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड. An ecological pyramid is a graphical representation used to depict the trophic structure and the movement of energy. किस तरह से एनर्जी जो है लेवल टू लेवल एक पिरामिड में एक्सचेंज होते जाता है बायोमास में, इंडिविजुअल्स में, अक्रॉस सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम. इन दिस पिरामिड द प्रोड्यूसर ऑलवेज फॉर्म द ब्रॉड बेस. ये जो नीचे का जो बेस है ये हमेशा किसके लिए बुक्ड होता है, ये प्रोड्यूसर्स के लिए या फिर प्लांट्स के लिए या ऑटोट्रॉप्स, एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, उनके लिए बुक्ड होता है. सक्सेसिव लेवल्स ऑफ कंज्यूमर फॉर्म द बॉडी एंड टॉप कार्निवोर फॉर्म द नैरो एपेक्स. इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. 3 तरह के होते हैं. फर्स्ट इज पिरामिड ऑफ नंबर. इट डिपिक्ट्स द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एट ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल. कंज्यूमर डिक्रीज रैपिडली इन नंबर एंड इंक्रीज इन साइज एट हायर ट्रॉपिक लेवल. शेप इसका अपराइट होता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है. इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम पिरामिड इज अपराइट. ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अपराइट होगा और फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ये इन्वर्टेड होगा. ड्रॉबैक क्या है, इट डज़ नॉट अकाउंट फॉर वेराइंग साइजेस एंड बायोमास. ये इसका एक लिमिटेशन या फिर ये इसका एक ड्रॉबैक, इसकी एक खामी है कि ये साइज़ या बायोमास के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है. Pyramid of biomass, it represents the total dry weight of living matter present at each trophic level at a given time. Is shape in terrestrial ecosystem, it is generally upright because biomass of plant far exceeds that of herbivores and carnivores. प्लांट का बायोमास herbivores और carnivores से कई गुना ज़्यादा होता है, इसीलिए ये upright होता है in case of terrestrial ecosystem. However, in aquatic ecosystem it is inverted, but in case of aquatic ecosystem it is inverted. Third is pyramid of energy. It illustrates the amount of energy flow at each trophic level. The pyramid of energy is always upright. Pyramid of energy जो है it is always upright. According to the law of thermodynamics, energy progressively diminishes as it moves up the trophic level with 80 to 90% energy lost as heat at each step. Advantage, it provide the most accurate and realistic picture of functional properties and energy transfer within an ecosystem. Again, pictorial representation.
pyramid of number, grassland ecosystem, then forest ecosystem, pyramid of biomass, forest ecosystem, pond ecosystem means aquatic ecosystem. Question number 18, define natality and mortality, distinguish between absolute and realized natality or mortality. Natality means birth rate, mortality means death rate. Natality refers to the addition of new individuals to an existing population through birth, hatching, germination or fission. It is the number of offspring produced per female per unit of time. It is distinguished into two types. Absolute natality and realized natality. Absolute natality is the theoretical maximum number of young ones a female organism can produce under perfectly ideal environmental condition where no ecological factor is limiting. It represents the biological limit of species and remain constant for a given population. An ecological or realized natality is the actual increase in population size under prevailing real world environmental condition. इज नेवर कॉन्स्टेंट एंड फ्लक्चुएट्स बेस्ड ऑन रिसोर्स अवेलेबिलिटी. जैसा रिसोर्स अवेलेबल होगा उसके बेसिस पे वो फ्लक्चुएट करेगा, ये कांस्टेंट नहीं होता है, जबकि ये जो है ये कांस्टेंट होता है एंड एनवायरमेंटल कॉन्स्टेंट्स. Mortality means death rate. Death rate means number of death or the loss of individuals from a population. It is expressed as the number of individuals dying during a given period of time. It is also distinguished into two types, theoretical and ecological. Theoretical or ecological. Theoretical means which represent the number of death that would occur under ideal or non limiting condition, लेकिन एक रियल वर्ल्ड में कभी भी non limiting conditions नहीं होते हैं. Under such conditions individuals die solely due to old age. This value is theoretically constant for a population. Ecological mortality is the actual loss of individuals under prevailing environmental conditions. Realized mortality is always higher than potential mortality because environmental hazards such as predation, disease, competition and resource scarcity act as limiting factors that prematurely end lifespans. Question number 19, discuss the exponential and logistic model. Again very important question. Exponential and logistic model of population growth along with their graphical representation. Population growth refers to the increase or decrease in number of individuals over time driven by birth, death, immigration and emigration. किस चार चीज़, birth, death, immigration and emigration. These are the four factors which determine the population of any region. इसमें दो मैथमेटिकल मॉडल्स देखने को मिलते हैं हम लोग को. एक है आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल. एक्सपोनेंशियल इज़ एन आइडियलाइज्ड इन्वायरमेंट वेयर रिसोर्स are absolutely unlimited, but in real world nothing is unlimited. तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल एक इमेजिनरी एंड देयर आर नो सिग्निफिकेंट कॉन्स्टेंट्स लाइक प्रीडेटर्स और डिजीज़. लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि कहीं कोई प्रीडेटर ना हो या किसी को कोई बीमारी ना हो. Under these conditions, population grows at its maximum intrinsic rate, which is R max. Equation is dn by dt is equals to R max into n, where n is the population size and R max is the intrinsic rate of increase. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जब हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को एक जे शेप्ड कर्व देखने को मिलता है, क्योंकि पॉपुलेशन स्टार्ट ग्रोइंग स्लोली बट एक टाइम के बाद वो अपना पेस पकड़ लेता है. एग्जाम्पल बैक्टीरियल ग्रोथ लैब में अगर हम लोग करवाते हैं तो वहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलता है. लॉजिस्टिक ग्रोथ रियल वर्ल्ड में जो ग्रोथ होता है, नेचर रिसोर्सेज आर फाइनाइट. एज पॉपुलेशन ग्रोथ, फाइनाइट मतलब ये सीमित है, रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास वो क्या है, वो सीमित हैं. एज पॉपुलेशन ग्रोथ कंपटीशन इंटेंसिफाइज एंड एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस इंक्रीज. और इससे क्या होता है, जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ते जाता है. कंसिक्वेंटली ग्रोथ रेट इवेंचुअली स्लो हो जाता है एंड स्टेबलाइज व्हेन इट रीचेस द एनवायरनमेंट कैरिंग कैपेसिटी K. This is the very important factor, environment carrying capacity K. Equation formulated by World
The logistic equation incorporates carrying capacity. Graphical representation plotted on graph it will sigmoid curve. यहाँ पे हम लोग को sigmoid curve देखने को एस सेप्ट या फिर sigmoid curve मिलता है. दिस कर्व फीचर्स 3 phases: an initial slow lag phase, a rapid logarithmic phase, and a stationary phase where population stabilize near the carrying capacity. Example: a deer population in forest multiplying until food scarcity limits further expansion. यहाँ डायग्राम इंस्ट्रक्शंस दिया गया है. आप जब भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे प्लीज़ डायग्राम बनाइएगा, मार्क्स मिलेंगे उसी में. What is carrying capacity? Discuss its significance and how it limits population growth. Carrying capacity denotes the mathematical symbol K defined as maximum number of individuals. एक पॉपुलेशन कितना इंडिविजुअल को कैरी कर सकता है या एक इकोसिस्टम कितना सस्टेन कर सकता है. इट रिप्रेजेंट्स द अपर लिमिट ऑफ पॉपुलेशन साइज बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल रिसोर्स सच एज फूड, वाटर, स्पेस एंड शेल्टर. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? कैरिंग कैपेसिटी इज़ द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन द लॉजिस्टिक ग्रोथ और पॉपुलेशन ग्रोथ. ऑन अ पॉपुलेशन ग्रोथ ग्राफ इट रिप्रेजेंट द हॉरिजेंटल अपर एसिम्पटॉट ऑफ द एसेप्ट कर्व. व्हेन अ पॉपुलेशन इज़ फार बिलो के, पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो करेगा. अगर वो के तक पहुंच जाता है तो वो स्लो डाउन हो जाएगा. अगर एग्जैक्टली के तक है तो बर्थ रेट इक्वल्स द डेथ रेट एंड द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिकम्स जीरो. मेंटेन अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम. How it limits population growth? Environment limit infinite growth through a phenomenon known as environmental resistance. This is the sum of all limiting factors that constrain the biotic potential of an organism. As the population approach carrying capacity, density dependent limiting factors जैसे हो गया आपका फिजिकल स्पेस, डिजीज़, ये हाईली एक्टिव हो जाते हैं. अगर इफ़ अ पॉपुलेशन एक्सीडेंटली ओवरशूट्स इट्स कैरिंग कैपेसिटी, अगर वो कैरिंग कैपेसिटी के पार हो जाता है तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिससे डेथ रेट बढ़ जाता है. बर्थ रेट के मुकाबले पॉपुलेशन साइज जो क्रैश कर जाता है टू और बिलो द सस्टेनेबल लिमिट. Explain the evolution of R selected and K selected species with respect to life history patterns. Life history patterns refer to the general features of a life cycle, including growth, maturation, reproduction, and mortality, which are shaped by evolutionary trade-offs to optimize survival and reproductive success based on environmental conditions of habitats that species occupy. Robert MacArthur and Edward Wilson proposed the theory of R and K selection. The terms R and K represent the parameters of the logistic population growth model, R for intrinsic rate and K for the carrying capacity. R selected species, opportunistic or fugitive species. Environment: these species evolve in variable, unpredictable and highly disturbed environments where population density fluctuates widely. Evolutionary strategy: their strategy maximizes the intrinsic rate of increase. Since mortality is high and density independent, they make up for massive offspring loss by producing as many young ones as possible. Life history traits: they exhibit rapid development, small body size, early reproduction and a short lifespan. They are usually simulparous, reproduce only once and provide minimal to no parental care. They are excellent colonizers. Examples include bacteria, algae, annual plants, rodents and most insects. And K selected species are stable species. They depend on environment. These species evolve in fairly constant, stable and predictable environments where the population remains at or near the carrying capacity. Evolutionary strategy: their strategy prioritizes competitive efficiency and high survivorship over rapid reproduction. Mortality is generally density dependent. Third is life history traits. They exhibit slower development, larger body size, slow develop करेंगे, body size large होगा, delayed reproduction and a longer lifespan. They are heteroparous. The Heteroparous means reproduce multiple times and produce fewer, larger offspring into which they invest high levels of parental care. Examples include most large mammals like humans, elephants, deers and birds.
Question number 20. Discuss prey-predator interactions and explain the Lotka-Volterra model. This is very important question, the Lotka-Volterra model. Answer. Prey-predator interaction means how in this ecosystem a prey and predator interact with themselves. They are dynamic interspecific interactions where one species hunts and consumes another species. These relationships are ecologically vital for regulating population dynamics, controlling prey population overpopulation to produce resource depletion, and maintain biodiversity. Furthermore, predation drives co-evolutionary adaptations where prey develop defensive mechanisms like camouflage or mimicry, and predators enhance their hunting efficiency. The Lotka-Volterra model. To understand the population dynamics of these interactions, इनको समझने के लिए किस तरह से बढ़ रहे हैं, किस तरह से घट रहे हैं, Alfred J. Lotka and Vito Volterra. They independently proposed the Lotka-Volterra mathematical model, which describes the cyclical oscillatory interactions between prey and predator population using a system of differential equation. What are these? The model consists of two coupled equations. दो equations होते हैं. Two coupled equations based on specific assumptions. The prey population grow exponentially in the absence of predator. मतलब predators के absence में जो prey है वो काफ़ी ज़्यादा grow कर जाता है. Predators rely entirely on prey, और predators अपने growth and nutrition के लिए किसके ऊपर depend करते हैं, वो prey के ऊपर depend करते हैं for survival. And encounter rate is proportional to the product of their population. उनका encounter rate जो है proportional to the product of their population. Lotka-Volterra predator prey model. The first is prey population equation. Dx by dt is equals to ax minus beta xy, whereas predator population equation dy by dt is equals to delta xy minus gamma y. यहाँ पे x मतलब prey population, alpha means intrinsic growth rate in the absence of predator, beta means predation coefficient, and y means predator population. Interpretation क्या इससे निकल सकता है इसका? ax represent the natural increase of prey and bxy represent loss of prey due to predation. अगर हम लोग प्रीडेटर पॉपुलेशन इक्वेशन को देखते हैं तो dy by dt is equals to delta xy minus gamma y, where y is predator population, x is prey population, y is predator population. Delta is efficiency with which consumed prey are converted into predator offspring. Gamma is natural death rate of predators in absence of prey, and x is prey population. Interpretation इससे क्या मिलता है कि delta xy represent predator population growth due to consumption of prey. इससे predator जो है वो अच्छे से grow करता है by consuming the prey, and delta y represent natural decline of predators when prey are unavailable. जब prey unavailable होता है तो वो किस तरह से घट जाते हैं, उनका population, उनको nutrition जब नहीं मिलता है तो उनका population किस तरह से घट जाता है. कंबाइन लोटका-वोल्टेरा मॉडल अगर हम लोग देखते हैं तो दोनों को अगर कंबाइन करते हैं dx by dt इज इक्वल्स टू ax, इनको कंबाइन करके ही एक कंबाइन लोटका-वोल्टेरा मॉडल मिलता है. दिस इक्वेशन एक्सप्लेन्स द साइक्लिक फ्लक्चुएशन सोन इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेयर प्रे नंबर इंक्रीज फर्स्ट. पहले प्रे बढ़ता है फिर प्रीडेटर बढ़ता है, लीडिंग टू रिपीटिंग ओसिलेशंस इन बोथ पॉपुलेशन, और इससे दोनों पॉपुलेशन रिपीट होते रहते हैं. ओसिलेटरी डायनेमिक्स. द मॉडल शोज दैट एज प्रे पॉपुलेशन इंक्रीजेस प्रीडेटर नंबर राइज. जैसे प्रे बढ़ेगा प्रीडेटर बढ़ेगा. इंक्रीज प्रीडेटर पॉपुलेशन देन हैवीली कंज्यूम्स एंड रिड्यूस द प्रे पॉपुलेशन. फिर प्रीडेटर बढ़ता है, वो लोग प्रे को खा लेता है तो उनके पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा डिक्रीज देखने. कंसिक्वेंटली फेसिंग स्टारवेशन, उनको भूखमरी स्टारवेशन, द प्रीडेटर पॉपुलेशन डिक्लाइंस. तो इससे प्रीडेटर का जो पॉपुलेशन वो डिक्लाइन हो जाता है, अलाउइंग द प्रे पॉपुलेशन टू रिकवर एंड रिपीट द साइकिल. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है तो इनको आप ज़रूर से बनाइए. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोटका-वोल्टेरा. आप जितना डायग्राम्स इंक्लूड करेंगे आंसर्स में आप कम लिखिए. कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कम होगा तो भी कोई बात नहीं है. क्वेश्चन नंबर 23. डिस्कस द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस
Goods and services of biodiversity. Biodiversity provides the foundational conditions and proceeds that sustain the global economy and human existence. Its importance is broadly categorized into two: direct products and life sustaining services. Biodiversity is product or goods, food, medicine, raw material. एनर्जी, बायोडाइवर्सिटी सर्विस में क्लाइमेट का रेगुलेशन देखने को मिलेगा, पॉलिनेशन, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉइल क्वालिटी, ड्रॉट एंड फ्लड कंट्रोल. क्वेश्चन नंबर 24, एक्सप्लेन द मेन कॉजेज ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी लॉस. वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है? इसमें ये फैक्टर्स जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इन्वेसिव स्पीसीज एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इनको अच्छे से डिस्क्राइब करना होगा. आंसर, द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी इज फेसिंग अ रैपिड एंड अनप्रेसिडेंटेड डिक्लाइन लार्जली ड्राइवन बाय एंथ्रोपोजेनिक और ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज़. एंथ्रोपोजेनिक मीन्स ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज़. Primary cause of this loss are: number 1 is habitat destruction and degradation. This is the single greatest threat to global biodiversity. When a habitat is destroyed, जब किसी का घर बर्बाद कर दिया जाता है तो उनको माइग्रेट करना पड़ता है या फिर अल्टीमेटली दे डाई. देन इज डिफॉरेस्टेशन, देन फ्रेजाइल habitat fragmentation, deforestation, fragile habitat fragmentation. सेकेंड ऑप्शन इज़ इन्वेसिव या फिर एलियन स्पीशीज़. बाहर से कोई ऐसा एग्रेसिव स्पीशीज़ आ सकता है जो आपके पॉपुलेशन को हैम्पर कर सकता है. वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रिडेशन देखने को मिल सकता है, तो वहाँ के जो नेचुरल पॉपुलेशन होंगे या नेटिव पॉपुलेशन जो होगी वो डिक्लाइन कर जाएगी. जैसे यूरोपियन रैबिट्स इंट्रोड्यूस्ड होने के बाद मल्टीप्लाइड एक्सपोनेंशियली आउट कम्पीटिंग नेटिव सिप. वहाँ के जो नेटिव सिप्स थे, जो ग्रास के ऊपर उनका न्यूट्रिशन था, वो उन्होंने ग्रेजिंग कर लिया. ग्रेजिंग करने के बाद काफ़ी ज़्यादा सॉइल इरोजन हुआ. सिमिलरली फ्लाइटलेस डोडो बर्ड जो कि अभी एक्सटिंक्ट हो चुका है, वेंट एक्सटिंक्ट इन मॉरिशस आफ्टर ह्यूमन इंट्रोड्यूस्ड पिग्स विच डिव्योर डोडो एग्स. वो पिग्स जो थे वो इनके एग्स को अपना फूड मान लिए और उनको कंज्यूम करने लगे, जिसके चलते कि इनका स्पीशीज़ जो है पूरी एक्सटिंक्ट हो गया. Over exploitation of resources, human harvest some species at a rate much faster than they can naturally replenish. जो हम तुरंत बना नहीं सकते हैं उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा रिलाई कर जाते हैं और उसको पूरा ख़त्म करने के पीछे लग जाते हैं. दैट इज़ नोन एज ओवर एक्सप्लॉयटेशन. हंटिंग एंड पोचिंग, कमर्शियल हंटिंग फॉर बॉडी पार्ट्स, एलिफेंट आइवरी, राइनो हॉर्न्स, टाइगर स्किन्स. काफ़ी ज़्यादा हम लोग हंटिंग करके एनिमल्स को मार के उनके बॉडी पार्ट्स को बेचा करते हैं फॉर आवर ओन नीड्स. सीवियर्स एंडेंजर्स मेगाफोना, फॉर एग्जाम्पल पैसेंजर पीसन वंस नंबरिंग इन बिलियंस, पहले वो बिलियंस में हुआ करते थे, वॉज हंटेड टू टोटल एक्सटिंक्शन फॉर फूड एंड स्पोर्ट. Overfishing, major ocean fisheries are declining due to relentless commercial fishing, threatening species like bluefin tuna and salmon. अदर क्रिटिकल कॉजेज़ जैसे पॉल्यूशन हो गया, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो गया, जिससे कि किसी का हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो सकता है और इससे बायोडाइवर्सिटी लॉस मतलब भारी मात्रा में हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 25, डिफरेंशिएट बिटवीन इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड्स विद सुइटेबल एग्जांपल्स. कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन्वॉल्व्स, कंजर्व मतलब प्रोटेक्ट करेंगे, मेंटेन करेंगे, मैनेज करेंगे. किसी भी तरह से बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन करने से मतलब विलुप्त होने से उसको बचाना है, उसको एक्सटिंक्ट होने से हम लोग को बचाना है, उसको कंजर्व करना है. इट इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मेन अप्रोचेस, इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन. इसका डिफरेंस रिपीटेडली ईयर्स में देखने को मिला है इग्नू के क्वेश्चंस में. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन? तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा. In situ conservation means refers to protection and maintenance of species or biological communities within their natural habitat. जब वो अपने ही habitat में conserve या प्रोटेक्शन उनको दिया जाता है तो उसको इन सिटू कंजर्वेशन बोला जाता है. इनके कैरेक्टरिस्टिक ये हॉलिस्टिक अप्रोच है जो दोनों स्पीशीज़ को कंजर्व करते हैं एंड इट्स हैबिटेट बाय मेंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स इन देयर नेटिव एनवायरनमेंट. नेचुरल इवोल्यूशनरी प्रोसेस कंटिन्यू अनहिंडर्ड, allowing species to adapt to changing environmental conditions. It is generally more cost effective and can protect large number of organisms simultaneously.
एग्जाम्पल्स प्रोटेक्टेड एरियाज इस्टेब्लिश थ्रू लीगल फ्रेमवर्क, जैसे नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सारे। नेक्स्ट इज एक्स-सिटू कंजर्वेशन। इसका डेफिनेशन, जब हम लोग एक्स-सिटू कंजर्वेशन मीन्स रिमूवल ऑफ अ थ्रेटेंड स्पीशीज फ्रॉम इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट, ऑफसेट एंड मेंटेनिंग इट अंडर आर्टिफिशियल और कंट्रोल कंडीशन। वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में कंजर्व हो रहा था, ये अपने आर्टिफिशियल या कंट्रोल कंडीशंस में कंजर्व होंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये दिस स्ट्रैटेजी इज डिप्लॉयड व्हेन अ स्पीशीज इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड इट्स नेचुरल हैबिटेट इज हेविली डिग्रेडेड और अनसेफ। इसमें एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएगा, जूलॉजिकल पार्क आ जाएंगे, एक्वेरिया आ जाएंगे, एंड कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आ जाएंगे, वेयर एनिमल्स आर ब्रेड इन कैप्टिविटी विद द गोल ऑफ इवेंचुअल रीइंट्रोडक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स जेनेटिक्स, बोटानिकल गार्डन्स हो गए, सीड बैंक्स हो गए, मतलब लैब में उनको हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं। Discuss the categories of protected areas as defined by IUCN. IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज़ को, जैसे इसमें 3 कैटेगरी ऐसे देखने को मिलता है, जिसमें फिर उसको सब कैटेगराइज किया गया है। 6 मेन टाइप्स बेस्ड ऑन लैंड यूज एंड कंजर्वेशन, जैसे 1A 1B 2A 2 3 4 5 and 6, उसका सब कैटेगरीज। 1A इज़ स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व, 1B इज़ वाइल्डरनेस एरिया, नेशनल पार्क, नेचुरल मोनूमेंट और फीचर, habitat or species management area, and category 5 is protected landscape or seascape. 6 is managed resource protected area. Question number 27, differentiate between bioaccumulation and biotransformation, very very important, ये देखने को मिला था लास्ट ईयर, बायोएक्यूमुलेशन एंड बायोट्रांसफॉर्मेशन। इसको अच्छे से, व्हाट इज़ बायोएक्यूमुलेशन मीन्स, एक्यूमुलेशन मीन्स किसी चीज़ का जमा होना, दैट इज़ एक्यूमुलेशन। It is a biological process by which organisms accumulate certain substance or chemicals at a very high rate, resulting in a gradual increase in the concentration of substance within the organism's body. और ये बॉडी में जा कर के क्या होता है, accumulate कर जाता है। This is the definition. Nature of toxicants, this process primarily involves hydrophobic, that is water repellent, and lipophilic, philic and phobic. Phobic means जिसको नापसंद बोलते हैं हम लोग, फोबिया, हाइड्रोफोबिया मीन्स वाटर रिपेलिंग, एंड लाइपोफिलिक मीन्स फैट सॉल्युबल सच एज हेवी मेटल एंड परसिस्टेंट पेस्टिसाइड्स। मैकेनिज्म में, बिकॉज दिस सब्सटेंस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, तो ये वाटर रिपेलेंट हो गए, मतलब हाइड्रोफोबिक हो गए, एंड दे रेजिस्ट मेटाबॉलिक डिग्रेडेशंस एंड आर नॉट इजीली एक्सक्रीटेड इन यूरिन और फीकल मैटर। और ये यूरिन या फिर फीकल मैटर के थ्रू बॉडी के बाहर भी नहीं आते हैं, इंस्टेड दे गेट एब्जॉर्ब, तो ये फैट्स में एब्जॉर्ब हो जाता है, देयरफॉर दे आर lipophilic and hydrophobic. Biotransformation or metabolism is the metabolic process occurring mainly in the liver, where enzymes chemically convert toxic xenobiotics into various forms to facilitate their elimination from the body. Nature of toxicants कैसे होते हैं, ये होते हैं lipophilic and hydrophilic, दोनों ही philic होते हैं, मतलब ये water soluble as well as fat soluble. Mechanism, biotransformation involves chemical reaction that alter the toxicants. It can occur via 2 pathways, detoxifications के थ्रू हो सकता है and bioactivation. Detoxification and bioactivation, detoxification as well as bioactivation. Moving on to question number 28, explain the phases of detoxification, phase 1 and phase 2 of xenobiotic compounds. Detoxification means बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, और इसमें मेन फीचर, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए मेन जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन है हमारा, वो है हमारा लीवर, फंक्शनिंग एज ए नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। इन दिस प्रोसेस लिपिड soluble, that is lipophilic xenobiotic compounds are enzymatically converted into water soluble hydrophilic less toxic forms that can be easily excreted from the body. The metabolic conversion occurs in 2 distinct phases. पहला है phase 1 reaction. phase 1 में क्या होता है, इनिशियल पोलर फंक्शनल ग्रुप्स आर एडेड टू टॉक्सिकेंट मॉलिक्यूल. दिस इज अचीव प्राइमरीली थ्रू सिंपल ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन. ये reactions these are heavily catalyzed by hepatic enzyme, means liver enzymes. Hepatic
means liver enzymes, and most notably cytochrome P450, and as well as flavin monooxygenase and monoamine oxidase. Outcome क्या होगा इसका? Compounds produce serve as reactive intermediates or substrates for the subsequent phase 2 reactions. Phase 2 reactions is conjugation. Process क्या है? Conjugation. Intermediate metabolite obtained from phase 1 undergoes a conjugation reaction. Mechanism: a large highly water soluble endogenous molecules such as glucuronic acid sulfate, acetyl methyl groups or glutathione is covalently attached to the reactive side of the phase 1 metabolite. Enzyme 1 involved. These conjugation reactions are catalyzed by transferase enzyme such as sulfotransferase and glutathione S transferase. Outcome: the final conjugated metabolite formed is highly hydrophilic and non-toxic, facilitating its rapid removal from the body via urine or bile. Discuss the impact of pesticides on the soil microbiome and plant communities. The widespread application of agricultural pesticides significantly disrupts ecosystem dynamics by negatively impacting non-target organism, primarily the soil microbiome and plant communities. इसका इम्पैक्ट क्या होगा सॉइल माइक्रोबायम में? टॉक्सिसिटी टू बेनिफिशियल माइक्रोब्स एंड अल्टरेशंस ऑफ माइक्रोबायल डाइवर्सिटी, मतलब टॉक्सिक हो जाएगा सॉइल का कंटेंट, जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स वहाँ पे प्रेजेंट है उसके लिए ये टॉक्सिक इन्वायरमेंट बनाएगा और उसका जो डाइवर्सिटी है उसको अल्टर कर देगा. Impact on plant communities. Pesticides, particularly broad spectrum herbicides, affect plant physiology and diversity. Toxic effects and tissue damage and destructions of plant diversity. Herbicides like glyphosate inhibit the enzyme EPSP synthase and destruction of plant diversity. Plant के diversity को वो क्या कर देगा? Destroy कर देगा. Question number 30. Explain the process of biodegradation and bioremediation of chemicals, highlighting techniques like biopiling and phytoremediation. Traditional physical and chemical methods of cleaning environmental contaminants are often expensive and can produce secondary toxic compounds. To sustain an eco-friendly and healthy ecosystem, biological methods such as biodegradation and bioremediation are employed. First is biodegradation and another is bioremediation. What is biodegradation? Is a natural biological process driven by microbial enzymes that gradually transform complex and hazardous organic or inorganic compounds into simpler, stable and soluble forms like water and carbon dioxide. And bioremediation is an artificially engineered remediation process that utilizes microbial fauna, plants and in their ecological interactions to eliminate toxins from the environment. It uses control factors like temperature, aeration and nutrients to accelerate biodegradation. Biopiling Biopiling offsite technique. Biopiling is an ex situ bioremediation technique where contaminated soil is excavated, gathered into piles and treated to degrade organic pollutants using microbial activity. The process is highly engineered. It incorporates aeration system, moisture control and nutrient addition to optimize the degradation condition. It is a sustainable large-scale method and minimize secondary waste and support natural soil recovery. Phytoremediation, eco-friendly on-site technique. Phytoremediation, phyto means plant. Phytoremediation is a cost-effective. It is a cost-effective solar-powered in-situ technique that utilizes specific plant species to extract, degrade or volatilize harmful toxins from polluted soil and water. Plants detoxify the area through the process such as phytoextraction and phytodegradation. Okay. For 100 to 150 words. Okay. So here are the comprehensive notes for the final set of questions from the medium important short notes category. Short notes category, these answers are concise 100 to 50 words and have been drafted strictly from the provided IGNOU material to secure maximum marks for the short note type questions. इसमें आपको short note types question जिसमें आप 100 to 150 words तक का लिख सकते हैं. Describe the input and outputs of an ecosystem. What are the inputs and what are the outputs
of an ecosystem which does not an ecosystem does not exist in isolation but continuously exchange energy. वो कभी isolation में रहता ही नहीं, वो every time it is exchanging energy and matter when its surrounding environment, making all नेचुरल इकोसिस्टम ओपन इकोसिस्टम. इनके इनपुट्स क्या है और इनके आउटपुट्स क्या है ये यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 32, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन, ये आइदर इसका एक एक टर्म कभी कभी डिफाइन करने को दे देता है या फिर ऐसे होल क्वेश्चन थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन में पूछा जाता है या किसी दो टर्म में डिफरेंस करके पूछा जाएगा. सो प्रिपेयर इट अकॉर्डिंगली. Thermal stratification is a phenomenon observed in fresh water. It is observed in freshwater lakes, particularly in thermal regions where sunlight warming the surface create distinct temperature layer. This result in 3 specific zone, और इससे 3 specific zones बन जाते हैं, जैसे एपीमिलियन, हाइपोमिलियन, थर्मोक्लाइन. एपीमिलियंस मीन्स अपर वार्म, हाइपोमिलियन मीन्स लोअर कोल्ड. ये डेंस लेयर होता है, वेल लिट लेयर होता है, मतलब यहाँ पे लाइट अच्छे से पहुँचता है. इट इज़ हाईली प्रोडक्टिव, सनलाइट कैन नॉट पेनिट्रेट, रेंडरिंग इट एन एफोटिक जोन. एफोटिक जोन मीन्स जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है, बट द एपीमिलियन इज एन फोटिक एरिया एंड सपोर्ट अबंडेंट एल्गल फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ. क्योंकि यहाँ पे ठीक से हाइपोमिलियन में ठीक से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है, सो इट इज़ नॉट एन अबंडेंट एरिया. And thermocline is metaliminion, the transitional middle zone separating the epilimnion and hypolimnion, characterized by a steep temperature gradient dropping more than 1 degree Celsius per meter of depth. These layers remain distinct during summer but mix completely during spring and autumn. 33. Explain the ecological significance of scramble and contest competition. Competition in ecosystem occurs when resources are limited, severely influencing population dynamic. It is categorized into scramble and contest competition. Scramble competition, which occurs when limited resources are equally accessible to all individuals but resources insufficient to sustain the entire population. Instead of direct confrontation, organisms collectively deplete the shared resource, leading to a uniform decrease in survival and reproductive success for the whole population. And contest interference, this involves direct aggressive interactions or territorial behavior where individuals fight for exclusive control over a limited resource. एक लिमिटेड रिसोर्स में एक्सक्लूसिवली ये लोग क्या करेंगे, कम्पीट कर जाएंगे, विच लीड्स टू अनइक्वल एक्सेस. कोई ज़्यादा लेगा, कोई कम लेगा. वहाँ पे इक्वल एक्सेस था, यहाँ पे अनइक्वल होगा. वह डोमिनेंट इंडिविजुअल सिक्योर मेजोरिटी, जो डोमिनेंट होगा, जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा, जिसका पावर ज़्यादा होगा, उसको ज़्यादा रिसोर्स मिलेगा, और जो कम होगा ड्यू टू एक्सटिंक्शन उसको इकोसिस्टम से बाहर जाना पड़ेगा. दिस लिमिट पॉपुलेशन ग्रोथ, इसके चलते जो लेस डोमिनेंट होता है उसका पॉपुलेशन में रोक लग जाता है. एंड इट प्रिवेंट द मोनोपोलाइजेशन ऑफ एन एरिया, ड्राइविंग डिफरेंशिएशन. क्वेश्चन नंबर 34, डिस्कस द एली प्रिंसिपल. Discuss the Alley principle. Again an important question. Alley principle and its application in conservation biology. The Alley principle or Alley effect describes a phenomenon in population dynamics where the population growth and the rate and individual fitness decrease significantly at very low population densities. Unlike standard models where growth slow at high density, Alley effect highlight that a population struggles to survive if its number fall below a critical threshold. एक लिमिट के Alley, जैसे बाकी सारे प्रिंसिपल्स में बोला जाता है कि अगर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और उनके मुकाबले अगर पॉपुलेशन में स्पीशीज़ कम है तो इनका ग्रोथ ज़्यादा होगा. बट यहाँ कहा जाता है कि अगर इनका पॉपुलेशन में स्पीशीज़ का नंबर कम है तो इनका भी ग्रोथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. दिस ऑकर्स ड्यू टू इनएबिलिटी टू फाइंड मेट्स. और ये किस लिए होता है, क्योंकि कम पॉपुलेशन में उनको पर्टिकुलरली रिप्रोडक्टिवली फिट मेट्स नहीं मिलते जिनसे वो अपने स्पीशीज़ को कंटिन्यू कर पाते हैं. एंड इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू इनब्रीडिंग एंड जेनेटिक बॉटलनेक्स.
Application in conservation. Understanding the alley effect is a crucial for managing endangered species. Conservationists use this principle to determine the minimum viable population, MVP, minimum viable population, which is required to prevent extinction. It actively guides strategies for captive breeding programs, species reintroduction, and setting of sustainable harvest quotas in fisheries. Question number 35. Explain the concept of aggregation and isolation in population. Aggregation and isolation. Aggregation means एक जगह इकट्ठे जमा होना by uneven resource availability or social behaviors. Aggregation enhances survival and reproductive success throughout cooperative behavior. आइसोलेशन मीन्स अकेला रहना, एग्रीगेशन मीन्स एक साथ रहना, स्पेशल क्लस्टरिंग, और आइसोलेशन मीन्स अकेले अकेले रहना, जेनेटिक सेपरेशन ऑफ पॉपुलेशन, प्रिवेंटिंग इंटरैक्शन. इट ऑकर्स ड्यू टू नेचुरल जोग्राफिकल बैरियर और ह्यूमन इंड्यूस्ड हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन. क्वेश्चन नंबर 36. हाउ इज़ बायोडाइवर्सिटी मेजर्ड. अब हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी को हम लोग मेज़र कैसे करते हैं, और साथ ही साथ शैनॉन विनर इंडेक्स, ये इस पे अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसको अच्छे से. बायोडाइवर्सिटी को मेज़र करते हैं हम लोग स्पीशीज़ रिचनेस. जहाँ जिस इलाके में जिस पॉपुलेशन में स्पीशीज़ का वैरायटी ज़्यादा देखने को मिलेगा, उनका रिचनेस ज़्यादा होगा, तो वो इलाका बायोडाइवर्सिटी का एक हॉटस्पॉट बन जाएगा, जहाँ पे उनका रिचनेस बहुत ज़्यादा पाया जाता है. टैक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी. दिस अकाउंट्स फॉर द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग स्पीशीज़. एन एरिया विद डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज़ इज कंसिडर्ड मोर टैक्सोनॉमिकली डाइवर्स than an area with many close related species, as it offer greater genetic variation. What is Shannon-Wiener index? Because species richness give equal weightage to all species regardless of population size. Ecological indices are used. Shannon-Wiener computes both species richness and relative abundance, evenness of individual within each species, providing a much more accurate picture of diversity. Question number 37. Briefly describe the Convention on Biological Diversity, CBD, Convention on Biological Diversity and its major goals. Actually ये है क्या, ये एक मल्टीलैटरल एनवायरनमेंटल एग्रीमेंट है, जिसको 1992 में अर्थ समिट जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ये कब काम में लागू कब हुआ, कमिंग इनटू फोर्स इन दिसंबर 1993. एग्रीमेंट हैज़ बीन रेटिफाइड बाय 197 कंट्रीज़ में इसको रेटिफाइड किया गया है, इंक्लूडिंग इंडिया. CBT मेड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल एजेंडा, जिसमें इनके गोल्स क्या क्या हैं. सबसे पहले 3 मेजर लीगली बाइंडिंग गोल्स हैं. स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसको किसी भी हालत में हम लोग को प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है. सस्टेनेबल यूज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज. नंबर 3, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम कमर्शियल एंड अदर utilization of genetic resource and social and associated traditional knowledge. अब साइट्स एंड रामसर कन्वेंशन में एक शॉर्ट नोट्स ये लिखने आता है. साइट मीन्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, जो कब इन्फोर्स हुआ 1975 में. ये ग्लोबल एग्रीमेंट है जिससे ये इंश्योर किया जाता है कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल. अगर हम लोग ट्रेडिंग कर भी रहे हैं उनका, तो उनके जान को कोई हानि नहीं पहुंचेगी. थ्रेटन देयर सर्वाइवल. इट इम्पोजेस स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन ऑन इनलीगल पोचिंग, तस्करी जिसको बोला जाता है, कि उनके बॉडी पार्ट्स को बेचा नहीं जा सकता. हंटिंग एंड कमर्शियल ट्रेडिंग ऑफ endangered species and their product. Species are categorized into 3 appendices based on their extinction risk. रामसर कन्वेंशन, ये 1971 में रामसर ईरान इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी जो कि डेडिकेटेड था किसके लिए, फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स, जहाँ पे स्पीशीज़ रिचनेस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. सिग्नेटरी नेशंस कमिट टू प्रोटेक्टिंग वेटलैंड इकोसिस्टम, डिक्लेयरिंग इंटरनेशनली इम्पॉर्टेंट साइट्स एंड प्रमोटिंग देयर वाइज यूज टू सस्टेन एसोसिएशन फ्लोरा फौना एंड हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस. Explain the Kunming Montreal Global Diversity Framework and its key targets. इनके की टारगेट्स क्या क्या हैं, ये है क्या. कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क इज़ ए हिस्टोरिक इंटरनेशनल एक्शन प्लान, जो कब एडप्ट किया गया था 2020 में, टू रिवर्स
ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी लॉस। हॉल्ट मतलब रोकना, जो जितना हुआ है वहीं पे उसको रोकिए और उसको हो सके तो बिल्कुल रिवर्स करिए। जितना लॉस हुआ है उसको बिल्कुल इनिशियल पॉइंट पे लाके हम लोग को खड़ा करना है। इट सेट्स अर्जेंट एक्शन ओरिएंटेड टारगेट टू बी अचीव बाय 2030। इस साल तक का टारगेट दिया गया है। जितना लॉस हुआ है उसको सबको रिपेंट कर देना है एकदम से, विद अ ब्रॉडर विजन फॉर फुल इकोसिस्टम रिकवरी बाय रिस्टोरेशन बाय 2050, ताकि 2050 तक ये बिल्कुल जितना भी प्लांट्स हो, फ्लोरा हो, फौना हो, जो भी लॉस है उसको बिल्कुल इनिशियल पॉइंट में हम लोग को बैक लेकर के आना है। फ्रेमवर्क में 4 ओवररीचिंग गोल्स एंड 23 स्पेसिफिक टारगेट्स दिया गया। 30-30 टारगेट मीन्स एटलीस्ट 30% ऑफ प्लांट terrestrial, inland water, marine areas, restoring at least 30% of degraded ecosystem by 2030. Halting extinction, stopping. Halt means stop the human-induced extinction of threatened species. Pollution and invasives, halving the introduction rate of invasive alien species and significantly reducing pollution from pesticides. ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का यही निर्देश दिया गया था, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम कर देना है। एंड फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, एलोकेटिंग एटलीस्ट $200 billion annually from all sources for biodiversity conservation. Moving on to question number 40. What are the key features of Wildlife Protection Act? Very important question. Wildlife Protection Act के क्या क्या की फीचर्स था? वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 में लागू हुआ था, enacted by central government. This act provided a robust legal framework for protection of wild flora and fauna. It enforces a strict nationwide prohibition on the hunting and commercial exploitation of endangered species. It also empowers the government to declare ecologically significant regions as national park and sanctuaries, and establishes the National Board for Wildlife to monitor conservation. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो 1980 में लागू हुआ था, दिस एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड टू कर्व रैम्पेंट डिफॉरेस्टेशन। मतलब रैम्पेंट मतलब मनचाहा, जिसको हम लोग बोलते हैं एकदम इलीगली जितना मन चाह रहा है पेड़ों को काटा जा रहा है, जिससे इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को बिल्कुल हैम्पर किया जाता है। Its primary feature dictates that state government cannot reserve a forest or use forest land for non-forestry purpose. Forest को only for forest purpose के लिए यूज़ किया जाएगा, plantation, afforestation के लिए यूज़ किया जाएगा, ना कि दूसरे किसी काम के लिए। दूसरे किसी काम से मतलब अर्बनाइजेशन के लिए पेड़ों को काटा जाना, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। विदाउट प्रायर मैंडेटरी अप्रूवल, जब तक उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं मिल जाता, वो फॉरेस्ट को विदाउट परमिशन वो यूज़ नहीं कर सकते फॉर एनी नॉन फॉरेस्ट्री वर्क। डिफाइन एनवायरमेंटल स्ट्रेस एंड डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेशन। एंड नेचुरल स्ट्रेशन मीन्स जो एनवायरनमेंट उन पे डाल रहा है, एंथ्रोपोजेनिक मीन्स ह्यूमन इंड्यूस्ड स्ट्रेस। जैसे नेचुरल स्ट्रेसर्स में आ जाएंगे आपके बिकॉज जैसे आ जाएंगे आपके पीरियोडिक फायर्स हो गए या फिर अर्थक्वेक, ये सारे नेचुरल स्ट्रेसेस आ जाएंगे। एंड एंथ्रोपोजेनिक में हमारे द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा जो थ्रेट्स एनवायरनमेंट को मिलता है, जैसे फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, डिफॉरेस्टेशन, केमिकल पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ये सारे एंथ्रोपोजेनिक हो जाएंगे, ह्यूमन इंड्यूस्ड हो जाएंगे। इससे अनलाइक नेचुरल स्ट्रेसर, एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेसर्स आर टिपिकली फार मोर इंटेंस। ये बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं। नेचुरल स्ट्रेसर जितने नहीं हानिकारक होते हैं, एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेसर उससे बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। लिविंग स्पीशीज़ विथ इनसफिशिएंट टाइम टू अडेप्ट, बार बार उसका हैबिटेट चेंज करने पड़ते हैं और जिससे वो एडेप्टेशन ठीक से नहीं कर पाते, इससे इकोसिस्टम डिग्रेड हो जाता है। एक्सप्लेन द प्राइमरी फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स यूज्ड इन इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। क्या क्या मेथड, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। फिजिकल ट्रीटमेंट मेथड में आ जाएगा आपका फिल्ट्रेशन एंड मेम्ब्रेन प्रोसेस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। सेडिमेंटेशन एंड फ्लोटेशन। केमिकल मेथड्स में आ जाएगा आपका कोएगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। व्हाट आर बायो इंडिकेटर्स एंड बायोमार्कर्स। बायो इंडिकेटर्स तो हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग लाइकेंस के बारे में पढ़े हैं, जो एल्गी और फंगाई को मिलकर बनता है। जहाँ पॉल्यूशन होता है वहाँ लाइकेंस का ग्रोथ नहीं होता है, तो दे आर बायो इंडिकेटर्स। डिस्कस देयर रोल इन असेसिंग एनवायरमेंटल हेल्थ। बायो इंडिकेटर्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल्स, माइक्रोब्स, कुछ भी हो सकते हैं, जो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि हमारा इकोसिस्टम का हेल्थ कैसा है। दे आर हाईली सेंसिटिव टू environment changes
They act as natural warning system. For example, lichens are excellent bioindicator for air pollution. Amphibians like frog indicate freshwater contamination due to their highly permeable skin. अब बायोमार्कर्स क्या होते हैं? These are specific measurable biological response within an organism at molecular or cellular or physiological level that indicate exposure to environmental stressor. For instance, the inhibition of the enzyme acetylcholinesterase esterase in fish is a biomarker for organophosphate pesticide exposure. While elevated reactive oxygen species ROS indicative oxidative stress from heavy metal, together they provide crucial real-time data for monitoring ecological destruction. Write a short note on the disposable methods for hazardous pesticide waste. डिस्पोज कैसे करेंगे? Improper disposal of hazardous pesticide waste poses severe threats to soil and groundwater. To mitigate this, specialized disposal methods are strictly employed. Contaminant in secure landfills, hazardous solid waste are stored in sealed container and buried in specially designed landfills. These sites are equipped with double non-permeable barriers and leachate collection system to prevent toxic chemical from permeating the soil and contaminating aquifers. And deep well disposal, गड्ढा खोद करके इंसिनरेशन, उसको थर्मली हीट करके उसका पॉल्यूटेंट मैटर्स को सेपरेट करके भी डिस्पोज हम लोग कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 45, ब्रीफली एक्सप्लेन द फंक्शनल रेस्पॉन्स मॉडल टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऑफ प्रे प्रीडेटर इंटरैक्शन. ये CS हॉलिंग प्रपोज किए थे फंक्शनल रेस्पॉन्स मॉडल. ये भी इम्पॉर्टेंट है. Predator feeding rate changes in response to varying prey densities. These are of 3 types. Type 1 linear response. यहाँ क्या होता है? The predation rate increases steadily. धीरे यूनिफॉर्मली वो इंक्रीज करता है as prey density increases with no limitation caused by the time it takes to handle or consume the prey. This is typically observed in passive predators such as filter feeding baleen whales. Type 2 is saturating response. The predation rate initially rises rapidly but eventually levels off at high prey densities. This occurs because the predation is limited by handling time, the time required to catch, kill and digest a single prey item. It is common in predator like wolves. Type 3 is sigmoidal response. The predation rate forms an S-shaped curve. It is low at low prey densities, accelerate sharply as prey become more abundant, and finally saturates at high densities due to handling time. It is common in generalized predators.